MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले दिखाएंगे कैसे ट्रंप की सनक ने 50 देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया है और पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर है। नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। क्या यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है? दिखाएंगे आपको पाकिस्तान के वो 8 ठिकाने जो इंडियन आर्मी के टारगेट पर हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि इस बार हर मिसाइल पर मुनीर के आतंकियों का नाम लिखा होगा। बताएंगे आपको आज रात ईरान पर विध्वंसक हमला हो सकता है क्योंकि ईरानी बॉर्डर पर अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरने लगे हैं। किसी भी वक्त आसमान से बम वर्षा हो सकती है। बात होगी कैसे ग्रीनलैंड पर नाटो देश खंड खंड होने का टाइम आ गया है उनका, क्योंकि एक दूसरों को धमकी दे रहे हैं और ट्रंप को इस बार किसने धमकी दी है यह भी आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को यूनुस बारी बारी से क्या खत्म कर देंगे, क्योंकि कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक और हिंदू को पीट पीट कर मार दिया है। अगली खबर मुंबई के सियासी गलियारों से, सियासी महाभारत बीएमसी चुनाव से सभी बड़े दल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और ये जंग दिलचस्प हो गई है। कौन करेगा कब्जा, कितनी बड़ी है बीएमसी, दिखाएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे डॉग लवर्स की, जिसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कुत्तों के लिए इंसानियत की बात करने वालों को यह खबर आज जरूर देखनी चाहिए। तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। चीन की लगातार दो टूक, भारत ने दिया कड़ा संदेश। सेना प्रमुख ने कहा शख्सगाम घाटी पर मुगालता न पाले चीन। 1963 पाक चीन समझौता अवैध, घाटी में कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी आगाह किया। कहा अपनी हद में रहे पाकिस्तान, नहीं तो मिलेगा करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, LOC पार 8 आतंकी कैंपों पर हमारी नजर। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन, LG मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकियों से साठगांठ के खुलासे पर हुई कार्रवाई। अमेरिका ने पार की सारी हद, ग्रीनलैंड को घोषित किया अमेरिका का 51वां राज्य। संसद में पेश किया ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला बिल। 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। चीन, भारत और तुर्की सबसे ज्यादा व्यापार ईरान के साथ करते हैं। ट्रंप की बार बार धमकी के बाद ईरानी संसद के स्पीकर का पलटवार, कहा हमें भी अमेरिका के हमले का इंतजार। ईरान के आसपास अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को कर देंगे तबाह। ईरान में खामनेई के खिलाफ भीड़ का उग्र प्रदर्शन जारी, कई इलाकों में आगजनी, पुलिस पर हमले तेज। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत ने संभाली ब्रिक्स 2026 की कमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में थीम, लोगो और वेबसाइट का लोगो लॉन्च किया, कमल और नमस्ते का निशान। भारत चीन के बीच रिश्ते की बेहतरी के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी की बैठक। आज RSS से भी मुलाकात, बीजेपी दफ्तर में बैठक पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र में थम गया चुनावी शोर, 15 जनवरी को बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में वोटिंग। बीएमसी की 227 सीटों के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में छाया रहा हिंदू मुसलमान। ओवैसी ने बुर्के वाली मेयर, तो ठाकरे ब्रदर्स ने मुंबई कर का एजेंडा बनाया। अबू आजमी और नीतीश राणे में जमकर जुबानी जंग भी हुई। मुंबई में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज हिंसक झड़प, डोंबिवली इलाके में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भिड़े, मारपीट में कई लोग घायल। 20 जनवरी को होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नितिन नवीन होंगे पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष। 19 मार्च को भरेंगे पर्चा, 20 को लगेगी मोहर।
एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चुनाव आयोग के वकील ने पेश की दलील। कहा एसआईआर केवल नागरिकता पुष्टि का माध्यम, इसका डिपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं। आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा इंसानों की जिंदगी से नहीं होने देंगे खिलवाड़। किसी को कुत्ते से है प्यार तो घर में जाकर पालें, सरकार की जवाबदेही भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद में केजरीवाल को झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की अलग ट्रायल की याचिका। केजरीवाल और संजय सिंह पर चलेगा आपराधिक मानहानि का मुकदमा। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर गरज रहा है। दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम तेज। मुआवजा दिए जा चुके मकानों को तोड़ रहा स्थानीय प्रशासन। देश भर में डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। डिलीवरी बॉय की समय सीमा हटाने का निर्णय। अब कंपनियों को हटाना होगा 10 मिनट में डिलीवरी का दावा। टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का मैच नहीं होगा शिफ्ट। आईसीसी सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश ने मैच शिफ्ट करने की आज फिर लगाई थी गुहार। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर सुरक्षा चाक चौबंद। मेला क्षेत्र में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कल लगेगी आस्था की डुबकी। और दर्शकों, अब मैं आपको खबर बताने वाला हूं। दुनिया में इस समय जंग की बात हो रही है। कई लोग पूछ रहे हैं क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? हां, जवाब दर्शकों यही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है, वर्ल्ड वॉर या दुनिया में युद्ध होने लगा है। लेकिन भारत कितना तैयार है आज आपको बताऊंगा। लेकिन कहां कहां पर जंग हो रही है आपको दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं आप। वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध में 70 देश आपस में लड़ रहे थे दर्शक, और अब दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, क्योंकि अभी 50 जंग चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, दुनिया में 50 जंग इस समय अलग अलग देशों में चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पहली विश्व युद्ध का पहला मोर्चा अमेरिका और वेनेजुएला का आपने देखा, जहां वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप को बता दिया इस हमले के बाद। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों आपको दूसरा मोर्चा दिखाता हूं। यह है यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है। 2022 से शुरू हुआ यह युद्ध आज तक जारी है, और इस युद्ध की आग में कई लोगों की जान जा चुकी है। यह दूसरा मोर्चा आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा मोर्चा। खबर यह है दर्शकों, चीन ताइवान के बीच में तीसरा मोर्चा युद्ध का दुनिया देख रही है, और किसी भी समय यह युद्ध भी भीषण हो सकता है। और दर्शकों चौथा मोर्चा आपको बताने वाला हूं। चौथा मोर्चा जो आज कयामत की रात है दर्शकों, वो है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान पर अमेरिका पूरी तैयारी में है हमले की। और यही है, अगर अमेरिका हमला करेगा तो इजराइल भी पूरी तरह से ईरान को यानी खलीफा को खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं पांचवा मोर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके और हमारे लिए। वो मोर्चा है दर्शकों भारत का दुश्मन पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी दावा किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शकों पांचवा मोर्चा आपने देखा, उसके लिए भारत कितना तैयार है आपको आगे बताऊंगा। लेकिन छठा मोर्चा युद्ध का कहां पर है ये देखिए आप। यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जंग हो रही है, यानी अलग अलग देश इस समय जंग के मुहाने पर खड़े हैं।
लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि 7वां मोर्चा थाईलैंड और कंबोडिया में, हालांकि ये शांत से दिखते हैं, लेकिन यहां पर भी दर्शकों हालात ठीक नहीं है। यहां पर भी अस्थिरता देखी जा रही है। अब दर्शकों, जो मिडिल ईस्ट है वहां पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, सऊदी वर्सेस यूएई। यमन में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, और अब सऊदी और यूएई यानी जंग का 8वां मोर्चा आपके सामने है। अब इसे विश्व युद्ध ना कहें तो क्या कहें। लेकिन दर्शकों, मैं आपको सबसे ताजा खबर बता रहा हूं, भारत और चीन। सोचिए जरा, अगर भारत के साथ पाकिस्तान लड़ रहा है तो चीन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, और वो खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। लेकिन उससे पहले बताता हूं दोनों देश आज क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए जरा। Is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. 首先，你提到的领土， सबसे पहले आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वह चीन का है। चीन द्वारा अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना निर्विवादित है। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों देशों का संप्रभु राज्यों के रूप में अधिकार है। चीन और पाकिस्तान सीमा समझौते और CPEC कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस मुद्दे पर चीन का रुख अपरिवर्तित है। मैंने आपको दिखाई दर्शकों कौन कौन से देश हैं जो युद्ध के लिए मैदान में आ गए, और ये 2026 क्या तीसरा विश्व युद्ध का साल होगा, क्योंकि कई देश जंग के मुहाने पर हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Operation Sindoor remains ongoing. पचास देश, जंग के 50 मोर्चे और विश्व युद्ध के अखाड़े में दुनिया। पेन उठाइए, तारीख नोट कीजिए, आज की रात कयामत की रात है। जब दुनिया जंग के अखाड़े में है तब भारत के दो दुश्मन एक साथ एक्टिव हो गए हैं। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。 यानी एक तरफ भारत की शख्सगाम घाटी पर दावा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी का धावा, लिहाजा सेना ने भी स्ट्राइक में देर नहीं लगाई। अब सवाल ये, जब दुनिया लड़ रही है, जब सब एक दूसरे पर कब्जे को बेताब हैं, तब भारत का अगला कदम क्या होगा? आज एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस देखते जाइए। दर्शकों, मैंने आपको जंग के अलग अलग मोर्चे बताए, लेकिन आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा खास क्या है? भारत और पाकिस्तान। उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन पहले ये तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप की एक सनक ने 50 देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया है। 20 देश सीधे सीधे जंग में कूद गए, जबकि 30 देश पीछे खड़े हैं। यानी करीब 50 देश के बीच 30 से ज्यादा जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। और अब तो भारत वर्सेस चीन, पाकिस्तान का नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। सुनिए इसे। आतंक और साम्राज्यवाद दोनों पर भारत ने पलटवार की तैयारी कर ली है। यानी दुनिया के हर 6 में से एक देश किसी ना किसी जंग या गृह युद्ध में उलझा हुआ है। ये टकराव सैन्य, आर्थिक, साइबर और प्रॉक्सी युद्ध के रूप में चल रहे हैं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बने थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय दर्शकों करीब 30 से ज्यादा देश युद्ध में थे। तब युद्ध दो ध्रुव, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों में बंटा हुआ था। आज हालात अलग हैं, लेकिन टकराव ज्यादा बिखरा और अस्थिर है। इसे समझिए। अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, जहां प्रतिबंध और सैन्य दबाव तेज हो रहा है।
रूस वर्सेस यूक्रेन, इसकी जंग में यूरोप भी जंगने लगा है। चीन भी ताइवान को लेकर सैन्य अभ्यास और घेराबंदी बढ़ा रहा है। इधर ईरान वर्सेस अमेरिका चल रहा है। इजराइल भी मैदान में आ गया और पूरा पश्चिम एशिया इसकी वजह से खतरे में है। शांत देश थाईलैंड और कंबोडिया भी जंग के मैदान में आ गए, खतरनाक रूप ले लिया है। जबकि सऊदी और यूएई की जंग से सात खलीफा की यूनिटी बिखर गई है। बस एक गलती और तीसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को जला देगी। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दर्शकों। लिहाजा भारत के आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी है कि दुनिया में जो जंग चल रही है वो चलती रहे, अगर भारत पर आंख उठाई तो भारत पूरी तरह से बदला लेगा। सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders. At the national level, in J&K since 10th May, the situation along the Western Front and J&K remains sensitive but firmly under control. सुना आपने, यह भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध है दर्शकों। लेकिन आज हमने आपके लिए एक्सपर्ट से सवाल किया, आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तल्खियां हैं कहां तक जाएंगी। सुनिए जरा। तमाम रीजनल इश्यूज हैं, तमाम कॉन्टिनेंटल इश्यूज हैं। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करता है। और हिंदुस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो भी एक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान हमेशा उकसाता रहता है कि हिंदुस्तान ऐसी एक्टिविटी करे जिससे कि यहाँ इस रीजन में फिर से इनस्टेबिलिटी आए। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा विश्व आज की डेट में जल रहा है। इसका फॉर्मल डिक्लेरेशन होना बाकी है। दो खेमों में युद्ध ना बढ़ के कई खेमों में युद्ध बढ़ा हुआ है। तो लिहाजा ये अगर आप नंबर में जाते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर पे जाते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये पाकिस्तान जो है ये आस्तीन का सांप है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसने फिर से वही किया है। दावा किया जा रहा है कि 8 टेरर कैंप सक्रिय हैं और ये भारत में साजिश कर सकते हैं, घुसपैठ की तैयारी में है दर्शकों। इसका खुलासा हुआ है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या, ये पाकिस्तान बाज नहीं आता है। बार बार आतंकी अड्डों को हम तबाह करते हैं ताकि ये आतंकियों को पनाह ना दे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान। और इसलिए आज आर्मी चीफ ने जबरदस्त वार्निंग दे दी है दर्शकों। और ये वार्निंग ऐसी है, जबरदस्त वार्निंग दर्शकों, और इसी वार्निंग के बाद पाकिस्तान के हालात खराब हो सकते हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, में ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय सेना की ये तैयारी हर पाकिस्तानी आतंकी को देख लेनी चाहिए। दिखाइए जरा। यक्षरूपं दश दिशि विदितं भूमिकम्पायमानं सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोर्ध्वरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। लेकिन दर्शकों ये पाकिस्तान कर क्या रहा है? देखा आप, ये 8 टेरर कैंप सक्रिय कर चुका है। लेकिन आपको बताता हूं, पाकिस्तान के टेरर कैंप भारत के निशाने पर हैं। भारत के खिलाफ पाक की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फिर आतंकी साजिश करने में जुटा हुआ है। आर्मी चीफ ने खुलासा किया दर्शकों कि पाक में फिर से आतंकी कैंप एक्टिव हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा की करीब 8 आतंकी कैंप पाकिस्तान में एक्टिव हैं। इनमें 6 कैंप एलओसी के पार और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, सेना के मुताबिक ये कैंप भारत विरोधी हमलों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन कैंप की गतिविधियां सामने आई थी और तब भारत ने 9 में से 7 आतंकी अड्डों को महज 22 मिनट में तबाह कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने सबक लेने के बजाय दोहरा चरित्र दिखाया, दोबारा टेरर कैंप एक्टिव किए।
इसीलिए आर्मी चीफ ने कहा कि वेस्टर्न फ्रंट पर अब भी माहौल संवेदनशील है। 2025 में 31 आतंकियों को मारा गया, जिनमें 65% आतंकी पाकिस्तानी दर्शकों, यानी पाकिस्तान अब भी भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। लेकिन आर्मी चीफ ने साफ साफ इशारा किया है दर्शकों, सेना आतंक की सफाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। देख रहे हैं ना हमारे फाइटर जेट। आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम बिल्कुल तैयार थे, आज भी हैं। सेना के टैंक पाकिस्तान में घुसकर हमले की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने हमारी तैयारी देखकर सीज फायर की गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान फिर से यही करने वाला है दर्शकों, क्योंकि फिर से भारत ने आखिरी वार्निंग दी है। सुनवाता हूं आपको। टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। अब दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, भारत तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तान दुनिया भर में युद्ध चल रहा है तो फायदा उठा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये दहशत में है और निगरानी के लिए लगता है ड्रोन भेज रहा है, लेकिन दर्शकों इस ड्रोन को भी भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। खबर तो यह है। ये सबूत मैं आपको एक एक दिखा रहा हूं दर्शकों, लेकिन अब एक और सबूत दिखाता हूं। जो पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं वो दुनिया को पता लगना चाहिए। ये देखिए आप, जो बंकर हैं पाकिस्तान में जिसमें आतंकी छिपते हैं वो फिर से बनने लगे हैं। देखिए जरा इसकी तस्वीर। और इसके बाद अब ये शटरिंग लग रही है, ये तैयार हो रही है, आप देख रहे हैं भाई, आपके सामने काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब छत भी डलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, ये जामा मस्जिद कुबा बाईपास रोड बाग है और इसका देखा दर्शकों आप। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए सबूत नंबर 4। ये वो सबूत है, पाकिस्तान की आर्मी भी तैयार है कब भारत हमला करे, लेकिन कितनी ही तैयारी ये कर लें, हार तो इनकी निश्चित है। और ये जो डर है ना पाकिस्तान का दर्शकों, ये अच्छा है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान भी डरता है, आतंकी भी डरते हैं, डराने वाला चाहिए। बड़ी बात यह है, आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत की तैयारी भी बता दी है। सुन लीजिए। 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सकें। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है जब भारत मारता है तो फिर रुकता नहीं। सुनिए जरा एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। सेना हमेशा एक बात कहती है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि युद्ध करना या युद्ध को डिक्लेयर करना सेना का काम ही नहीं है। ये आपका काम है एज अ सोसाइटी, आपकी सोसाइटी द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। देश की सेना का काम सिर्फ एक है, हम अपनी एक्सरसाइज कर आपको दिखाते हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो पाकिस्तान की बात रही, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है ये तो आपने देख लिया। लेकिन दर्शकों, एक और पड़ोसी है हमारा जो पर्दे के पीछे से साजिश करता है, और उसका नाम है साजिश करता चीन। अब खबर यह है दर्शकों, ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं यह है शक्सगाम घाटी, और अब ये भारत और चीन के बीच में जंग की वजह बन रहा है, जंग का मैदान। और भारत पीछे नहीं हटेगा दर्शकों, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। आज एक मीटिंग हुई है, दावा किया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के 1963 के समझौते के बाद ये पूरा इलाका विवादित है, लेकिन ये मुद्दा फिर से ट्रिगर कर रहा है। और आज ये जो बैठक हुई है ये बीजेपी नेताओं के साथ हुई है, इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं दर्शकों।
कि जब चीन साजिश कर रहा है तो फिर चीन से मुलाकात क्यों हो रही है। अब मैं आपको पूरा मुद्दा समझाता हूं दर्शकों, ये शख्सगाम क्या है, ये घाटी का मुद्दा है क्या। दोस्ती का स्वांग रचने वाले चीन का नकाब फिर से उतर गया है, मैं तो यही कहूंगा। और इस बार चीन ने शख्सगाम घाटी में पाक के साथ मिलकर साजिश रची। विवाद शख्सगाम घाटी में चीन के निर्माण को लेकर शुरू हुआ है। समझिए इसे आप। शख्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से में स्थित रणनीतिक इलाका है। 1963 में पाकिस्तान ने यह इलाका चीन को अवैध समझौते में सौंप दिया और भारत ने तब भी इस समझौते को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया था, क्योंकि शख्सगाम भारत के वैध क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हिस्सा है दर्शकों। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये सियाचिन, काराकोरम, लद्दाख की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है। यहां से चीन को पाकिस्तान से सीधा रणनीतिक कनेक्ट मिलता है। इसीलिए चीन इलाकों में सी पैक और सैन्य पहुंच के लिए पूरी कोशिश करता है। वो चाहता है, जबकि भारत के लिए यह इलाका रक्षा संतुलन और क्षेत्रीय संप्रभुता का सवाल है। पाकिस्तान चाहता है चीन के जरिए भारत पर दो मोर्चे पर फंस जाए। अब भारत में शख्सगाम घाटी, जो पूरा आप तस्वीर देख रहे हैं यहां की, चीन के निर्माण को लेकर विरोध हो रहा है और कहा कि शख्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने साफ कहा कि कोई भी तीसरे देश का जो भी सौदा है वो हमें नहीं चाहिए। यही वजह है दर्शकों, शख्सगाम घाटी फिर भारत चीन तनाव की बड़ी वजह बनी है। और यही सबसे बड़ी बात है। हैरत की बात तो अभी मैं देख रहा हूं, बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में आज एक बैठक हो गई। दिल्ली दफ्तर में बीजेपी और चीन की सीपीसी नेताओं की एक बड़ी बैठक होती है दर्शकों। लेकिन सवाल यह कि आखिर गद्दार चीन के साथ इस तरह की बैठक क्यों की गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी से यही सवाल पूछा कि बीजेपी और सीपीसी में कौन सी डील हुई है जो आज बैठक बुलानी पड़ी, क्योंकि चीन तो हमें धोखा दे रहा है दर्शकों। वाकई चीन धोखेबाज है, इससे संभल कर रहना पड़ेगा। सुनिए जरा। Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. 首先，你提到的领土， सबसे पहले आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वह चीन का है। चीन द्वारा अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना निर्विवादित है। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों देशों का संप्रभु राज्यों के रूप में अधिकार है। चीन और पाकिस्तान सीमा समझौते और सीपीईसी कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस मुद्दे पर चीन का रुख अपरिवर्तित है। दर्शकों, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन साथ हैं, लेकिन भारत के लिए ये कितने खतरनाक हैं, एक्सपर्ट से समझिए। पाकिस्तान चाइना के बीच में शख्सगाम वैली के ऊपर जो भी एग्रीमेंट हो, अगर आज उसके ऊपर फिर से एक कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहता है चाइना, आई डोंट थिंक कि इंडिया उसे बड़े अच्छे से लेगा। डायरेक्टली अफेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी तरह के कोई भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंडिया के लिए डिस्प्यूट के तौर पर स्टैंड करते हैं। वो टॉपिक्स हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पिछले 30-40 साल से फ्रीज हो रखे हैं एज अ डिस्प्यूट। तो उनके ऊपर एक नया डिस्प्यूट सिर्फ इतना हो सकता है कि डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट हो सकता है, वर्बल प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। की लड़ाई में पड़ना मीन्स ओनली वन थिंग, जीतो या हारो, एक्सपेंसेस आपको आएंगे, लड़ाई हमेशा महंगी पड़ेगी। सो अपने आप में सिर्फ शख्सगाम वैली फ्लैश पॉइंट बनेगा, शायद इट विल बी अ चैलेंज। लेकिन दर्शकों, आपने समझा, ये तो अभी दो मोर्चे हुए जो सीधे सीधे भारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर दुनिया में कुछ भी होगा तो भी ये दिक्कत वाली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं मुझे तो चैलेंज मंजूर है। युद्ध क्या एक कदम दूर है? मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये दिखाइए पहली तस्वीर। यहां ईरान पर डबल अटैक की तैयारी है दर्शकों, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा भी कर दिया है। क्या ऐसा अटैक फिर से ईरान पर होने वाला है? लेकिन दर्शकों, एक जगह मोर्चे पर है इजराइल, दूसरी जगह है अमेरिका। और यहां ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में
खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, आग लगा रहे हैं। सुनिए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ईरान कह रहा है कि इसके पीछे, जो ईरान में हिंसा हो रही है उसके पीछे कई देश हैं, और इसका सबूत वो दुनिया को दिखा रहा है। यानी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी अब देख लिया है इसके पीछे कौन है। और दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं ईरान ने क्या किया। ईरान ने वहां पर अमेरिका और इजराइल के एजेंट यानी CIA और मोसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया है, और ईरान कह रहा है कि जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। वो तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, सुनवाइए जरा। यहां पर एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और इधर संसद में क्या हो रहा है, ईरानी संसद में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, और संसद में कहा कि ट्रंप और अमेरिका कुछ भी कहें, हम भी तैयार हैं दो दो हाथ करने के लिए। लेकिन दर्शकों, ईरान कह तो रहा है, लेकिन किसकी शय पर कह रहा है? ईरान के पास क्या इतनी ताकत है वो अमेरिका से मुकाबला कर ले? यह अमेरिका का B-2 बॉम्बर है जिसने ईरान में अभी थोड़े दिन पहले ही बम वर्षा की थी। क्या इस बार फिर से B-2 बॉम्बर ईरान पर बम बरसाने वाले हैं? ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी चला रहे हैं, पूरी दुनिया में युद्ध का सायरन बजा चुके हैं, फटाफट धमकी दे रहे हैं। ईरान पर B-2 बॉम्बर से तो ग्रीनलैंड पर F-35 से हमला होगा, जो भी होगा बहुत जल्द होगा। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. व्हाइट हाउस की ये धमकी ईरान पर हमले की पूरी गारंटी है। ग्रीनलैंड की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, लेकिन दोनों देश अमेरिकी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ईरान के साथ इस्लामिक कंट्री आ गई तो ग्रीनलैंड के साथ नाटो देश, जो अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इरादा साफ है, सिर्फ एक हमला अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में बगावत की आग को भड़का देगा। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका क्या युद्ध के लिए तैयार है? सिर्फ एक बटन दबाएंगे और फिर, जैसा मैं कह रहा हूं, तीसरा विश्व युद्ध तो अघोषित चल ही रहा है। क्या और ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। व्हाइट हाउस ने खामनेई का डेथ वारंट जारी कर दिया, ऐसा लगता है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले की पूरी तैयारी कर ली है। देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका ने कहा हवाई हमले के लिए हमारे कमांडर तैयार हैं, क्योंकि ईरान में आम लोगों को खामनेई मौत के घाट उतार रहे हैं। ईरान में रक्षा बलों की गोलियों से 2000 लोगों की मौत की खबर है। तो खामनेई का कहना है प्रदर्शनकारियों को डोनाल्ड ट्रंप भड़का रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने चेतावनी दी है, अगर लोग ऐसे ही मरते रहे तो मजबूत सैन्य हमले के लिए ईरान को अब तैयार रहना होगा। और आपको बता दूं, ऐसे में ट्रंप की इस चुनौती को उसी अंदाज में जवाब भी दिया गया है। खामनेई ने कहा अमेरिका से युद्ध के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में हमले के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 विकल्प हैं दर्शकों। पहला ऑप्शन, ईरान पर अमेरिका सैन्य हमला कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, ईरान के खिलाफ ट्रंप का साइबर ऑपरेशन। और तीसरा, विद्रोहियों को मदद पहुंचाओ और ईरान में आग लगाओ। अब 3 ऑप्शंस में ईरान पर हमले की पूरी संभावना है, क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, और वो कहती हैं मुझे लगता है ट्रंप हमेशा अपने सभी विकल्पों को खुला रखते हैं और ईरान पर हवाई हमला मौजूदा तमाम विकल्पों में से एक होगा।
यानी ईरान पर अमेरिका B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है। और प्रेस सचिव लेविट इसके लिए क्या कह रही हैं, सुनवाता हूं मैं आपको। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. अब दर्शकों, अगर ऐसा हुआ, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बार बार युद्ध की चेतावनी देते हुए अटैक कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया, तो भारत पर और दुनिया पर क्या असर होगा, मैं आपको बताता हूं दर्शकों। धमकी के बाद खामनेई ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। पहली बात तो यह, इस चुनौती के पीछे वो देश हैं जो ईरान के साथ आ गए हैं। तुर्की ने ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ वार्निंग दी है। तुर्की ने कहा, ईरान में विदेशी हस्तक्षेप न सिर्फ उस देश में बल्कि पूरे क्षेत्र में संकट को बढ़ा देगा। बातचीत होनी चाहिए। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान समर्थक देशों को अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ बम फोड़ा है। ट्रंप ने कहा, ईरान से कारोबार किया तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, और क्लियर किया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से यानी फौरन लागू होता है। अब दर्शकों, ऐसे में चीन, यूएई और भारत पर टैरिफ का बोझ लद सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? वैसे भी अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% रूसी तेल आयात को लेकर है, और ईरान से व्यापार को लेकर भारत पर अगर टैक्स लगा तो 75% हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी टैरिफ का तोड़ भारत के पास पहले से मौजूद है। आपको बता रहा हूं मैं, इसी तरह चीन और यूएई पर अमेरिकी टैरिफ लग सकता है। यानी ईरान पर हमले से पहले ट्रंप नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं ताकि हमले के दौरान शक्तिशाली देश उनके खिलाफ ना आ जाएं, और इसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने की है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईरान में जो गृह युद्ध चल रहा है और जिसके ऊपर अमेरिका रोज धमकी दे रहा है कि कभी एयर स्ट्राइक कर दूंगा, ग्राउंड एक्शन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऑब्वियसली भारत पे इसका काफी असर पड़ता है। ईरान हमारे लिए एक लॉजिस्टिक हब है। छाबहार पोर्ट, जिसको हम इनफैक्ट एक्सपैंड कर रहे थे 1 लाख TU से 5 लाख, और ऑलरेडी उसको ईरानियन रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। इसमें डिसरप्शन हमारी सेंट्रल एशिया और रशिया को जो पहुंचने की हमारी काबिलियत थी, उस पर असर पड़ेगा। अब दर्शकों, ये तो आपने देख लिया कि भारत पर भी असर पड़ सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ सिर्फ यही बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ईरान इस समय जल रहा है, और ईरान में जो ईरान के समर्थक हैं, एक तरफ खामनेई के समर्थक हैं, दूसरी तरफ खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। हंगामा सुनिए जरा। अब दर्शकों, एक तरफ आपने खामनेई का विरोध देखा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ट्रंप का भी विरोध हो रहा है। यानी खामनेई के समर्थक भी अब मैदान में आ गए, और इसलिए ईरान में ट्रंप का दावा क्या उल्टा पड़ने लगा है। यहां ट्रंप की तस्वीर जल रही है, कल तक खामनेई की तस्वीर जल रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, खामनेई की तस्वीर जली तो लोग सड़कों पर आ गए, और इसके पीछे वो अमेरिका को बता रहे हैं। और आज देखिए जरा कितने लोग सड़कों पर आए। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, अभी तक की जो तस्वीर है उससे आप ये सीधा समझ सकते हैं कि हालात ठीक नहीं है। और ये जो तस्वीर है, ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को सीधी वार्निंग की तरह भी देखी जा रही है। दिखाइए जरा।
लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो या ना हो, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं। और उन्होंने यही किया वेनेजुएला में, लेकिन यहां भी उनका विरोध हो रहा है। वेनेजुएला में भी लोग ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं दर्शकों। अब दर्शकों, वेनेजुएला में विरोध हो रहा है, लेकिन ट्रंप ने तो आज बड़ा धमाका कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अब अमेरिका के जिम्मे आ गया है, अमेरिका का राज्य घोषित कर दिया। सुनिए जरा। We don't take Greenland. Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. We don't take Greenland. Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम जरूर लेंगे, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा करने का तरीका बदल दिया है। वेनेजुएला पे जो किया वो तो दुनिया ने देखा, लेकिन ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं, आइए आपको समझाता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए अधिकारियों को प्लान बनाने का आदेश भी दे चुके हैं। ट्रंप ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड को यह जिम्मेदारी दी है, जो आप इधर देख रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं आखिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों जरूरी है। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस, चीन का कब्जा वहां पर होगा। दरअसल यही डर दिखाकर ट्रंप नाटो पर दबाव भी बनाना चाहते हैं। इस बीच अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश हो गया है। इस बिल का मकसद अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा दिलाना है और बाद में इसे अमेरिका का राज्य बनाने का भी अधिकार देना है। अगर यह बिल पास हो गया तो अमेरिका के पास कानूनी अधिकार होगा दर्शकों, ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने का अधिकार उसे मिल जाएगा। फिलहाल ग्रीनलैंड पर पिछले 300 सालों से डेनमार्क का कंट्रोल है दर्शकों। उधर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री नीलसन ने ट्रंप को जवाब दे दिया है, कहा कि ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से करना ठीक नहीं होगा, यह सुन लीजिए। साथ ही कहा ग्रीनलैंड में अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप सही नहीं है, यह ना केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है। मैं शुरू से ही शांत और स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं। हालांकि ट्रंप बल और छल किसी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। वो इस बात को दोहरा चुके हैं और दुनिया को बता चुके हैं, वो मैं आपको सुनवा रहा हूं। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रूस या चीन ले लेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डेनमार्क के साथ डील करना अच्छा होगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। मैंने नाटो को बचाया है क्योंकि उन्होंने सदस्य देशों से जीडीपी का 5% योगदान करवाया। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी वो नाटो के लिए भी खतरा पैदा करने वाली है, क्योंकि ग्रीनलैंड नाटो के अंदर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि नाटो क्या कर रहे हो, इसका आधा से ज्यादा खर्चा अमेरिका देता है। अमेरिका के बल पर नाटो टिका हुआ है। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं वो कब्जा करेंगे और इधर नाटो ने कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड की संप्रभुता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए तैयार है और आखिर तक वो सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, नाटो की बात हो रही है, क्या वाकई वो ग्रीनलैंड को बचा पाएगा? क्योंकि नाटो अलग तरह की बात कह रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी रणनीति से नाटो देश खफा है। अमेरिकी संसद में बिल पेश होने के बाद टकराव के हालात हैं। बिल ग्रीनलैंड को लेकर है, जो यूरोप में मौजूदा तनाव की नींव है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। ऐसे में अगर अमेरिका बलपूर्वक ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो यह नाटो देश के भीतर संकट पैदा कर सकता है। इस बीच यूरोपीय संघ के आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस का भी बड़ा बयान सामने आया।
उन्होंने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तो यह नाटो का अंत साबित हो सकता है। इसकी पूरी गारंटी है। यह कदम न केवल यूरोप अमेरिका संबंधों को गहरी चोट पहुंचाएगा, बल्कि आम लोगों के बीच अमेरिका के प्रति नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर किसी सदस्य पर सैन्य हमला होता है तो नाटो के अन्य देश उसकी मदद करें, और ऐसा ही होगा। अगर डेनमार्क ने मदद मांगी तो यूरोप को आगे आना होगा। वैसे अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक स्तंभ रहा है। ऐसे में उसी अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना नाटो की भी परीक्षा होगी। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी देश इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट से हमने सवाल किया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या नाटो बिखर जाएगा। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे, तब से यूरोप के देशों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रंप को कह दिया है कि अगर ट्रंप जोर जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे तो शायद नेटो ही टूट जाएगा, क्योंकि यूरोप के जो देश हैं वो नेटो छोड़कर इधर उधर चले जाएंगे। दूसरी बात, भारत ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूरोप के देशों के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले दशकों में भारत के बीच में और यूरोप के इन देशों के बीच में व्यापार, वाणिज्य, कल्चरल आदान प्रदान और फाइनेंशियल गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको अलग अलग मोर्चे बताए। युद्ध में भारत पर क्या असर पड़ेगा ये बता दिया, पाकिस्तान क्या कर रहा है ये बता दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये एक और पड़ोसी है हमारा बांग्लादेश, उसके यहां क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, वहां पर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन अब आज भारत की सेना ने कह दिया ये कट्टरपंथी सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। आइए आपको बताता हूं दर्शकों, ये आप देख रहे हैं रोहिंग्याओं और अराकान आर्मी में कैसे जंग हो रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे वहां पर टकराव हो रहा है। ये कई रोहिंग्या हैं और अराकान आर्मी है जो एक दूसरे पर बॉर्डर के पास, म्यांमार बॉर्डर पर देखे गए हैं। अब अगली तस्वीर आपको बताता हूं दर्शकों, म्यांमार बॉर्डर, ये बांग्लादेश बॉर्डर है जहां पर गोलीबारी हो रही है, खूनी झड़प हुई है। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यहां पर कट्टरपंथी भारत में आ रहे हैं, यानी बांग्लादेश में हालात खराब हुए तो ये कट्टरपंथी भारत में घुसपैठ करने लगे। लेकिन ये कर्नाटक में बुलडोजर प्रहार से बच नहीं पाए। सुनिए जरा। ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं पूरा सबूत, कैसे ये घुसपैठी बांग्लादेश में गाजा जैसे हालात बने तो भारत में आ रहे हैं। सुनिए जरा। कितना है बेंगलुरु में? बेंगलुरु में कम से कम 1 लाख 2 लाख ऐसे फुल होता। आधार कार्ड है, भारत का कुछ भी आईडी कार्ड है नहीं, भारत का कुछ भी आईडी कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, सब बांग्ला वाला, कर्नाटक में रहने वाला सब बांग्ला आदमी को मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आपसे आप कर्नाटक से चले जाओ, नहीं तो हर घर में हर जोते में घुस के मैं लोग आपको बाहर डालेगा। है तो अभी प्यार से बोल दिया, है तो भैंस का जैसा बोल दिया। प्यार से बोल रहा हूँ, सबको ऐसा प्यार से नहीं बोल सकता है। मैं तो वार्निंग बोल रहा हूँ, आप तो एक बार बोलिए बांग्ला में सबको। সুবলত কিছু করে না ভাই লোকরা, আপনারা যেমনিতে বাংলাদেশের लोग आसेन तुरंत बांग्लादेश जल्दी से जल्दी जाना ही होगा। लेकिन दर्शकों ये बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर एक और हिंदू को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसका नाम समीर दास है दर्शक, और इसका परिवार वाले कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, वो आपके सामने है। बांग्लादेश में दीपू दास से हिंदुओं की हत्या का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं है। देख एक और तस्वीर, एक
इलाज के अभाव में हिंदू सिंगर की मौत हो गई। सोचिए, आप हिंदू हैं तो आपको इलाज भी नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में ऐसे हालात बने हुए हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, में ये हालात सवाल पैदा करते हैं कि बांग्लादेश का क्या होगा, और इसलिए वहां पर अब हिंदू विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमाती सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान बनाने पर आमादा है। मुल्ला मुनीर की तरह अब यूनुस भी साजिश का सूत्रधार बन रहा है। आतंकी संगठन लश्कर से यूनुस की यारी पहले से जग जाहिर है। हिंदुओं पर जुल्म कर यूनुस शेर के मुंह में हाथ डालने का काम कर रहा है। इसलिए अब बांग्लादेश उसे भस्म करने की आवाज उठ रही है। ये दुर्भाग्य है भारत के हिंदुओं, भारत सरकार विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। सत्ता के मद में यूनुस अपनी औकात भूल गया है। अब वक्त आ गया कि यह बता देने का कि जो बना सकता है वो मिटा सकता है। दर्शकों, आपको बताऊंगा मैं भारतीय सेना ने बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है आपको बताता हूं मैं। क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात के निशाने पर हिंदू हैं। एक बार फिर हिंदू की हत्या कट्टरपंथियों ने बेरहमी से की, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चटगांव में 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई। कट्टरपंथियों ने पहले पिटाई की, फिर चाकू से उसकी जान ले ली। हत्या के बाद शव को एक खेत में हत्यारों ने फेंक दिया। समीर दास ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। बांग्लादेश पुलिस तक ये बात पहुंची, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया है बांग्लादेश की पुलिस ने। बांग्लादेश में 23 दिनों के दौरान हिंदुओं की हत्या की ये 7वीं घटना है, और हिंदू को दूसरे तरीके से भी बांग्लादेशी टारगेट कर रहे हैं। इलाज के अभाव में जेल में बंद हिंदू सिंगर की भी मौत हो गई। दावा किया गया प्रहलाद चौकी की मौत कई तरह के सवाल खड़े करती है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने अब इसे लेकर बड़ी चिंता जता दी है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, हिंदुओं को खत्म करना ही एक मकसद है। जब बांग्लादेश बना तो यहां 30% हिंदू थे, अब 8% रह गए। तोगड़िया ने भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है जल्द ही तगड़ा और बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सुनिए जरा प्रवीण तोगड़िया क्या कह रहे हैं। बंगाल में निरंतर हिंदू पर अत्याचार, पाकिस्तान बना तब आज का बंगाल पूर्व पाकिस्तान था, तब 30% हिंदू था। अत्याचार के साथ घटकर 8% हिंदू रहा है, और आज का बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून पसीना से बना है। यह नमक हराम सुधर नहीं रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। बांग्लादेश का नमक भारत से जाता है, सॉल्ट काफी मात्रा में चावल जाता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाता है। तीनों बंद कर देंगे तो घुटनों पर आ जाए। भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दबाव बनाना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, भारतीय सेना इस पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि बांग्लादेश भी धोखा दे सकता है, और इसलिए बांग्लादेश पर भारत की पैनी नजर है। दिखाते हैं जरा आप। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं भारतीय सेना किस पर नजर है, और भारतीय सेना ने कहा है यह कट्टरपंथी सरकार सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। बांग्लादेश पर भारतीय सेना की कड़ी निगाह है। आपको बताएं, भारतीय सेना प्रमुख ने देश को भरोसा दिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हालात पर हमारी नजर है। उन्होंने अंतरिम सरकार के जाने के भी संकेत दे दिए। कहा, भारत की तीनों सेना हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, हर स्थिति को लेकर तैयार भी है। भारतीय विदेश मंत्रालय बांग्लादेश की घटना से चिंतित है।
रणधीर जायसवाल ने कहा, बार बार हमला हिंदुओं पर डरावना है, कट्टरपंथियों से सख्ती से निपटना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदू डरे हुए हैं। सांप्रदायिक घटनाएं असुरक्षा का भाव पैदा करती हैं। सेना और सरकार के इस बयान के बड़े मायने भी हैं। बांग्लादेश पर भारत का प्लान तैयार होने के संकेत मिले हैं। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और इसलिए कहा जा रहा है भारत जल्द तगड़ा और बड़ा एक्शन ले सकता है। सुनवाते हैं आपको कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जहां तक हमारी तैयारी है हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए। हम लगातार देख रहे हैं कि चरमपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ साथ उनके घरों और व्यवसायों पर बार बार हमले हो रहे हैं, जो एक चिंताजनक सिलसिला है। ऐसे सांप्रदायिक घटनाओं से तुरंत और सख्ती से निपटना आवश्यक है। हमने देखा है कि ऐसी घटनाओं को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक मतभेद या बाहरी कारणों से जोड़ने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। इस तरह की अनदेखी अपराधियों को और भी बढ़ावा देती है और अल्पसंख्यकों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को और गहरा करती है। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। मुंबई का किंग कौन? क्योंकि अब किंग बनने के लिए पूरी तैयारी में ठाकरे ब्रदर साथ में आ गए। देवेंद्र फडणवीस ने जोर लगा दिया, शिंदे ने जोर लगा दिया, लेकिन मुंबई का किंग कौन बनेगा, आइए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। फुल फ्रेम दिखाइए। चुनाव का शोर थम चुका है बीएमसी के लिए। दर्शक, अंदाज कुछ अलग ही है तेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग ही है मेरे सोचने का। सबको मंजिलों का शौक है और मुझे रास्ते बनाने। तो देवेंद्र फडणवीस इस गाड़ी को आगे लेकर चल रहे हैं जीत की, और इधर ठाकरे बंधु मैदान में आदित्य ठाकरे ने भी धुआंधार प्रचार, और ठाकरे बंधु अब आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह से मैदान में आ गए। अब दर्शकों, इधर मनोज तिवारी भी मैदान में आ गए। सोचिए आप, क्योंकि मनोज तिवारी का आना बता रहा है कि मुंबई में जीत के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। आप सब लोग से मेरी एक ही प्रार्थना है, आने वाले 15 जनवरी को आप सब लोगों को मैं मनोज तिवारी प्रार्थना करने आया हूं कि हमारे दाहिने तरफ हमारे नौनाथ, आप सबका आशीर्वाद। अब दर्शकों, कल वोटिंग है, आप लोग तैयार हैं जो महाराष्ट्र के हैं, और इसके लिए देखिए पुलिस की भी तैयारी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अब दर्शकों, बीएमसी बड़ी महत्वपूर्ण है हर पार्टी के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि कितनी तैयारी और कितनी ताकत झोंकी। दर्शकों, बीएमसी कौन बनेगा बीएमसी का किंग? क्योंकि महाराष्ट्र में प्रचार का शोर थम चुका है। महाराष्ट्र में आज प्रचार का आखिरी दिन था दर्शकों, और अब 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 तारीख को गिनती होने वाली है। मुंबई समेत 29 नगर निगमों में जनता वोट डालेगी। आपको बताएं, प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन बीएमसी चुनाव से सभी बड़े दल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ रही है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा मुकाबला राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी से है। बीएमसी में 25 सालों से उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार का राज है। 1997 से 2022 तक उद्धव ठाकरे का यानी ठाकरे परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अब हालात बदले बदले नजर आते हैं। इसलिए उद्धव ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। राज को भी
तिनके का सहारा मिलने जैसा ही है। पिछले चुनाव में राज ठाकरे को केवल 7 पार्षद जीत पाए थे और 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे। आपको बताएं, यही बड़ी बात है कि दोनों भाई इतने साल बाद साथ में आए हैं। लेकिन आज कैसे आखिरी प्रचार के शोर के वक्त दावा किया गया है जीत का, सुनवाते हैं आपको। पहिल्यांदा सांगतो, या महायुतीच्या सरकारमध्ये महाराष्ट्रामध्ये फक्त मराठी सक्तीची देखो प्रतिशत कितना है, उत्साह कितना है, लोग का पूरा यहाँ का चुनाव क्षेत्र में के सब लोग रैली में आए हैं। इसके लिए महायुति की जीत पक्की है। यहाँ के सुवर्णा गवत जो है, एक भाजी बेचने वाली हमारी बहन है, उसको टिकट दिया हुआ है। लाडली बहन जो भाजी बिक्री का व्यवसाय करती है और उसे हमने टिकट दिया है महायुति ने, शिवसेना ने। और ऐसे गरीब कार्यकर्ताओं को लोक प्रतिनिधि बनाना ये हम ही लोग कर सकते हैं, महायुति कर सकते हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आप देख रहे हो जिस जोश में, जिस जल्लोश में आज माहौल पूरे महाराष्ट्र में है। शिव शक्ति यानी उद्धव साहब और राज साहब के पीछे पूरी जनता साथ में आई है। अब दर्शकों, बीएमसी जो है वो हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय आपको बताऊं बीएमसी में कौन कितना ताकतवर है, किसकी कितनी ताकत है, यही मैं आपको बताता हूं। आइए जरा आपको दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव 2017 के रिजल्ट आपके सामने है। 227 में चुनाव हुआ और 114 आपको बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जब उनके पास थी 84 सीट जीते। उसके बाद नंबर आया बीजेपी का 82 और फिर आता है कांग्रेस पार्टी का 31 पर। और पिछली बार शरद पवार जबरदस्त 9 सीट जीते थे और एमएनएस राज ठाकरे के पास 7 गई थी, समाजवादी पार्टी भी 6 सीट जीत गई थी। लेकिन इस बार हालात बदले हैं और ओवैसी भी मैदान में हैं, 2 सीट पिछली बार जीते थे, लेकिन इस बार तो बुर्का भी आ गया है और कई सारे मुद्दे आ गए। तो अन्य का कैसा प्रदर्शन रहेगा यह भी अब देखना होगा दर्शकों, क्योंकि पिछली बार 6 उनके खाते में गई थी, लेकिन इस बार तो अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ है और जुबान काटने तक की धमकी दी गई है। सुनिए जरा। वक्फ कानून बनने के बाद देश के दूसरे बड़े प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है कि 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के बादशाह मोदी को पैगाम दीजिए कि हम ये कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं। अगर आप साथ में एकजुट तरीके से अगर यहाँ रहेंगे तो कोई भी हरे सांप आपके तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकते। इतनी ताकत हम लोग आपके पीछे खड़े कर देंगे। महाराष्ट्र की में सरकार ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। अच्छा है चौकीदार तू दिल्ली में ही रहे, अच्छा है चौकीदार गले में वो सीटी डाल ले, विर विर फिरा ले दे। फिर ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आखिरी दिन आज पूरी ताकत झोंक दी है और अलग अलग जगह पर रोड शो तक किया है। ये आपको दिखा रहे हैं पुणे की तस्वीर, पिंपरी चिंचवड़ की, जहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। और दर्शकों पुणे में इस समय पावर सेंटर किसके पास है? पवार के पास है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, ये देखिए पुणे में अजित पवार का कैंपेन भी जबरदस्त चल रहा है और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस बार अजित पवार भी मैदान में है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, उन्होंने अपना वीडियो कैंपेन जारी कर दिया है। कैसे किया है ये आपके सामने है, लेकिन अब पूरी ताकत झोंक दी गई। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है कि बीएमसी के लिए इतनी ताकत क्यों झोंकी जा रही है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं दर्शकों, क्योंकि बीएमसी धन कुबेर का खजाना है। बीएमसी का बजट है करीब 75,000 करोड़ का, 75,000 करोड़। पिछले साल की तुलना में 14% इजाफा हुआ। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है।
पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट है इसका। केवल असम राज्य का बजट बीएमसी के बजट से ज्यादा है। बाकी आप बात करिए मिजोरम का जो 15,198 करोड़ है, उसके बाद गोवा आता है 28,162 करोड़, ये भी बहुत कम है। त्रिपुरा 32,000 करोड़ का है और अरुणाचल प्रदेश 39,842 करोड़ रुपए का बजट। हिमाचल का है 58,514 करोड़ का बजट और मुंबई यानी बीएमसी का बजट आपने कितना देखा? 70 के पार। और यही बड़ी बात है, इसलिए आखिरी दांव तक लड़ाई लड़ी जा रही है। सुनिए जरा। आघाड़ी थी हमारी और कांग्रेस की, हम लोकसभा पार्लियामेंट में साथ साथ काम कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव अपने अपने कार्यकर्ताओं को मदद होने के लिए, ताकत देने के लिए हमेशा हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते थे। इसमें बहुत कुछ ऐसा अलग हो रहा है। मुंबई में मराठी अनिवार्य है ऐसे मुख्यमंत्री बोलते, और वही नई मुंबई में जाते क्योंकि नई मुंबई में बाहर राज्यों के लोग बड़े पैमाने में हैं, वहाँ हिंदी भाषियों का पकड़ा ज्यादा है, तो वहाँ पे हिंदी अनिवार्य हम करेंगे, इस तरह की भाषा कर रहे हैं। अब दर्शकों, आज एक और खबर आई है। ये खबर तो आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप कहीं सड़कों पर जा रहे हैं तो आपको भी आवारा कुत्तों से दो चार होना पड़ता होगा। कई लोग इनके फेवर्स में इनसे प्यार करते हैं, कई लोग इनके खिलाफ भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला दिया। दिखाइए जरा तस्वीर, क्योंकि कई जगह पर कुत्ते ऐसे हमला करते हैं दर्शक। अब ये किसी पर भी हो सकता है, इसमें आप, मैं, कोई भी हो सकता है, आप ये लिखकर मानिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। देख रहे हैं आप, छोटी बच्ची को, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है ये कितना कठिन है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, अगर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है तो फिर मामला तो गंभीर है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर गंभीर टिप्पणी की है। आइए जरा आपको बताता हूं मैं। जिन्हें कुत्तों से प्यार है वो अपने घर पर ले जाएं और वहीं इजहार करें। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर जोरदार बहस चल रही है दर्शकों। दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी जोरदार दलीलें रख रहे हैं। यही वजह है कि आवारा कुत्तों पर सुनवाई लंबी होती जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुत्तों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने इंसानों पर इतनी लंबी बहस नहीं देखी जितनी आवारा कुत्तों के लिए यहां इंसानियत की बात की गई है। बहस में इंसानों के लिए इंसानियत की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ था कि उनके तेवर तल्ख थे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को आवारा कुत्तों से इतना प्यार है, मोहब्बत है, तो वे उन्हें घर ले जा सकते हैं। हम उन्हें सड़कों पर तो नहीं छोड़ सकते। उन्हें सड़कों पर लोगों को काटने या डराने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते के काटने के वक्त चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों को भारी मुआवजा भी दिलवाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और बेंच में तीसरे जज के तौर पर जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल हैं। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी दर्शकों। और यह काफी गंभीर मामला है, क्योंकि अगर कुत्ते सड़कों पर रहेंगे तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एकता का सूत्र दिया उसे आज आपको सुनना ही चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सच्चा धर्म वही है जो हमें एकता और भाईचारे का संदेश दे। लौह पुरुष कहते थे, धर्म लोगों को जोड़ने का माध्यम है। देश की सेवा सबसे बड़ी साधना है। देश की एकता सबसे बड़ी पहचान है। इसे कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। और इसीलिए एकता के सूत्र में आप सभी बंधे रहिए। अपना ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH